आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 23 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। और अभी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ही इस बुक को रिलीज किया है और इसे लिखा है किसने? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने। ये जो बुक है ये डॉक्टर कृष्णा सक्सेना और उनके जो विकलांग पुत्र हैं शिव, उनकी यात्रा के बारे में है। ये जो डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है 1955 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाली ये पहली महिला थी। और इनके बारे में आपको बता दूं, पिछले साल भी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अ बुके ऑफ फ्लावर, जिसको रिलीज किया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तब भी आपने डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के बारे में पढ़ा होगा। बाकी नीना गुप्ता, अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम है सच कहूं तो। भरत सुदर्शन की बात करेंगे, इन्होंने सुरेश रैना के साथ मिलकर के उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। अमिताभ घोष, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। अभी इन्होंने एक आध महीने में ही दो बुकें लिखी है। एक का नाम है लिविंग माउंटेन और दूसरी बुक हमने कल परसों ही पढ़ी है जिसका नाम है द नटमैग्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट। अमिताभ घोष, ये नाम याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले अंग्रेजी लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। तो ये ध्यान रखना, सारे नाम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में नियुक्त होने वाली पहली अरुणाचली महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा डॉक्टर तडांग मीनू। तो अरुणाचल प्रदेश की महिला हैं ये डॉक्टर तडांग मीनू, और ये राज्य की तो पहली और देश की दूसरी भारतीय महिला है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्हें मुक्केबाजी के क्षेत्र में उनके समृद्ध ज्ञान और अनुभव के लिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं, वैसे ये डॉक्टर तडांग वर्तमान में राजीव गांधी विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं और 2 सालों के लिए भारतीय महिला आयोग की बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। बाकी डॉक्टर शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। डॉक्टर पैट्रिक अमोत WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने अभी ये। और मेघा राजगोपालन भारतीय मूल की पत्रकार हैं ये, जिन्हें 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला है। अच्छा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ैन स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे WWF इंडिया की फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा उपासना कामिनेनी को। तो अभी WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से अपोलो हॉस्पिटल्स के निदेशक जो हैं ये उपासना कामिनेनी, इनको फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। और उनका फोकस देश भर के कई राज्यों पर होगा जो अधिकांश इको क्षेत्र को कवर करते हैं। अच्छा, WWF इंडिया से आपको कुछ याद आता है? चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि WWF इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो याद रखना विश्वनाथ आनंद हैं जो कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं। बाकी कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। और मार्था कूम ये केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। बाकी अब्दुल्ला शाहिद ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76 सेशन के अध्यक्ष बने हैं। मालदीव के विदेश मंत्री हैं ये। तो इस प्रश्न से उपासना का नाम याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा ओंस जबेउर। तो अभी ट्यूनिशिया की है ये ओंस जबेउर, ये WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला बन गई हैं। उन्होंने अभी बर्मिंघम में ग्रास कोर्ट इवेंट के फाइनल में रशिया की दारिया कसातकीना को हराया है। क्या नाम है? ओंस जबेउर। अच्छा, टेनिस से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अभी फ्रेंच ओपन हुआ 2021, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? बारबरा क्राजिकोवा ने। और ये कहाँ की प्लेयर है? याद रखना, चेक रिपब्लिक की है। और मेन सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन का किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। बाकी इस साल का भी ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हो चुका है, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने, वो जापान की प्लेयर है। अभी नाओमी ओसाका को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का सम्मान भी मिला था, जबकि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है राफेल नडाल को, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं, जिन्हें ही किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है।
अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो अभी हुआ था 2021 वाला, उसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने ही। तो ये याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। इस साल के अभी 2 ग्रैंड स्लैम हो गए, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को अपन रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, प्रश्न आ चुका है ये भी। तो इन दोनों में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। ये आपके लिए हो गया याद। बाकी ये एरिना सबालेंका, ये बेलारूस की प्लेयर है। अभी मैड्रिड ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता इन्होंने, जबकि मेन सिंगल का टाइटल जीता था किसने? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, जो कि जर्मन टेनिस प्लेयर है। तो ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली से 10वीं तक की कक्षाओं में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का फैसला किया है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो अभी आपको याद है 21 जून 2021 को जब हमने 7वां योग दिवस मनाया, और उसी मौके पर हरियाणा सरकार ने कहा कि योग को कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और इसी तरह से आपको बता दूं, अभी हरियाणा देश का पहला राज्य भी बन गया है जिसने आयुष को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। उसके अलावा जो हरियाणा है, ये 6700 गांवों में योग व्यायामशाला भी खोलेगा और 1000 योग टीचरों को नियुक्त करेगा हरियाणा। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखना हरियाणा से। अब यहां से कुछ पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं, ध्यान रखना कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम योगा नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका मकसद है योगा को अलग अलग भाषाओं में सिखाना। तो इस एप्लीकेशन का नाम आपको याद रखना है, एम योगा एप्लीकेशन। और इसी तरह से एक और एप्लीकेशन के बारे में आपने सुना होगा। चलो आपसे पूछता हूं, पहले आप बताओ, अभी योग के लिए सूचना मंच के रूप में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया था आयुष मंत्रालय ने? नमस्ते योग। अभी जो 21 जून को हमने योग दिवस मनाया, उसमें थीम क्या रही थी? 2 थीम मैंने आपको बताई थी, योगा फॉर वेल बीइंग और योगा फॉर वेलनेस। दोनों ध्यान रखनी है आपको। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली योग यूनिवर्सिटी भारत के बाहर कहां पे खोली गई है, तो लॉस एंजलिस में, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। वैसे अभी आपको याद होगा, राजस्थान की सरकार ने वैदिक शिक्षा बोर्ड का गठन करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है योग को विज्ञान से कनेक्ट करना। वैसे राजस्थान ने अभी चिरंजीवी योजना को भी शुरू किया था। बाकी असम सरकार ने शिशु सेवा योजना को शुरू किया। मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना को शुरू किया था। हिमाचल प्रदेश ने अभी पर्वत धारा योजना को शुरू किया था। और महतारी दुलार योजना, इसको छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया। उत्तराखंड ने वात्सल्य योजना को शुरू किया था और उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। तो इस एक क्वेश्चन में काफी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, सारे आपको ध्यान रखने हैं। अब बात हरियाणा की है, तो हरियाणा को भी आप देख लो जरा। ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, उसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। अभी हरियाणा में ही प्राणवायु देवता पेंशन योजना भी शुरू हुई थी। संजीवनी परियोजना यहाँ पे शुरू हुई। अच्छा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपको कहाँ पे मिलेगा? करनाल हरियाणा में। और करनाल हरियाणा से ही अभी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को भी शुरू किया गया था। और अभी बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरिहर योजना को शुरू किया था। और देश की पहली एयर टैक्सी सेवा ये शुरू हुई है हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट, 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे इस साल नवंबर में, जो इसका चौथा एडिशन होगा, ये हरियाणा के पंचकुला में होगा। हरियाणा में आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिलेगा, कालेसर नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा, एक दमदमा झील भी आपको हरियाणा में मिलेगी। अच्छा बताओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है, ये कहाँ से शुरू हुई थी? पानीपत हरियाणा से ही शुरू हुई थी सन 2015 को। तो इतना ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट वेटलिफ्टर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा लॉरेल हबर्ड। तो ये ट्रांसजेंडर हैं और अब ये ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं। ये वुमेन कैटेगरी में खेलेंगे, याद रखना। और ये किस देश के हैं? तो ये न्यूजीलैंड से हैं। और इसके अलावा ये ओलंपिक में चौथी सबसे उम्र दराज वेटलिफ्टर भी बन गई है। बन गई है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये वुमेन कैटेगरी में खेलेंगे, ध्यान रखना। नाम याद रखना, लॉरेल हबर्ड इनका नाम है। बाकी देखो, ट्रांसजेंडर से मैं आपको कुछ याद दिलाऊं तो तशरुवा आनंद शिशिर का नाम आपको याद होगा, इसी साल पढ़ा था। बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी थी ये। और जोया खान के बारे में पिछले साल आपने पढ़ा होगा, भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी थी ये। बाकी देखो, टोक्यो ओलंपिक आपको पता है 20 साल होने वाले। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो जो हमने पढ़े हैं अभी न्यूज में, जैसे कि
टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नाविका कौन बनी? नेत्रा कुमारन। उसी तरह से टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली तलवारबाज भवानी सिंह बनी। उसी तरह से टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला वेट लिफ्टर बनी है मीराबाई चानू। और टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले घुड़सवार कौन बने? तो फवाद मिर्जा बने। और आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी थी? विनेश फोगाट बनी थी। एक नाम और पढ़ा था हमने, अरुणा तंवर का नाम। ये टोक्यो पैरालंपिक को क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो बनी थी, अरुणा तंवर इनका नाम है। ये जो आपके टोक्यो ओलंपिक है, कौन सा ओलंपिक है? समर के विंटर, याद रखना समर ओलंपिक के। वैसे तो 2020 में होने वाले थे ये, है ना। और अभी एक प्रश्न हमने पढ़ा था, देखो 4-4 साल में होते हैं ओलंपिक। जैसे समर ओलंपिक अभी 2020 में होना था, अब ये होगा 2024 में, जो कि पेरिस में होगा। फिर 2028 वाला लॉस एंजलिस में होगा, और उसके बाद 2032 वाला कहां पर होगा? चलिए ये प्रश्न मेरा आप लोगों से रहेगा। अभी कुछ दिन पहले ही हमने न्यूज में पढ़ा है, 2032 का जो समर ओलंपिक है वो कहां पे होगा, ये आपको बताना है। और टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर मैस्कॉट क्या है? मिराई तोबा और सोमाइती। सोमाइती पैरालंपिक का शुभंकर है, मैस्कॉट है। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर भी आप याद रखो, लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आंसर होगा माव्या सूदन। तो माव्या सूदन ये मात्र 23 साल की हैं और ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? भावना कांत थी। वैसे ये बिहार की है, 2016 में बनी थी ये। और पूजा देवी का नाम याद है क्या आपको? जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी थी। और आयशा अजीज का नाम आपने जरूर पढ़ा होगा, जम्मू कश्मीर की है ये आयशा अजीज। और ये अब तक की सबसे कम उम्र में पायलट बनने वाली देश की पहली महिला बनी थी। ये भी जम्मू कश्मीर की थी, है ना। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और वर्तमान में हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रवाह में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो आंसर होगा यूएसए। अच्छा देखो, एक प्रश्न तो यहां से भी बन जाता है कि इस विश्व निवेश रिपोर्ट को जारी कौन करता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी कौन करता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखना अंकटाड। अंकटाड मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यहां से भी एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाता है आपका कि अभी इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? रेबेका ग्रिंसपैन बनी थी, याद होगा आपको। तो ये रिपोर्ट बताती है कि किस देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यानी कि एफडीआई आ रहा है। तो पहले नंबर पे है यूएसए, मतलब सबसे ज्यादा एफडीआई यूएसए में आ रहा है। कितना? 156 बिलियन डॉलर आया। सेकेंड नंबर पे चाइना में आया, थर्ड पे हांगकांग, फोर्थ पे रहा सिंगापुर, और पांचवें पे रहा भारत। भारत में पिछले साल 2020 में 64 बिलियन डॉलर एफडीआई आया था। उसके अलावा उससे पहले 2019 में 51 बिलियन डॉलर रहा था, यानी कि वृद्धि देखने को मिली है, 27% की वृद्धि देखने को मिली है हमें भारत में। लेकिन अगर पूरे विश्व की बात करेंगे ना हम, तो पूरे विश्व में 35% की कमी हुई है। पहले 2019 में विश्व में 1.5 ट्रिलियन डॉलर का एफडीआई आया था, जो घट के 1 ट्रिलियन डॉलर रह गया कोविड के कारण। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया? सिंगापुर से। और किस राज्य में आया? तो गुजरात आंसर कर देना। अच्छा, एक हमने रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया था कि विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस किस देश में आता है। रेमिटेंस मतलब जैसे कि भारत से कोई विदेश में कमाने गया और जो वो पैसा कमा करके अपने भारत में भेजता है अपने घर वालों को, उसे रेमिटेंस कहा जाता है। तो इस मामले में भारत नंबर 1 है, सेकंड नंबर पे चाइना था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में जारी दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के रैंकिंग में टॉप पे कौन सा ब्रांड रहा? तो आंसर होगा अमेजन। तो 1994 में जेफ बेजोस के द्वारा स्थापित अमेजन ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बनी हुई है। अमेजन की ब्रांड वैल्यू कितनी है? 684 बिलियन डॉलर है। सेकंड नंबर पे एप्पल है, थर्ड नंबर पे गूगल, फोर्थ पे है माइक्रोसॉफ्ट। और आपको बता दूं, इस रैंकिंग में टॉप 100 में 3 भारतीय कंपनियां भी है। कौन कौन सी? टीसीएस, एचडीएफसी और एलआईसी। और इनके रैंक क्या है? तो टीसीएस 58 नंबर पे है, एचडीएफसी 66 नंबर पे है और एलआईसी 75 नंबर पे है।
अच्छा, अमेजन की हमने कहा स्थापना हुई थी 1994 में। इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस, और ब्लूमबर्ग के रिचेस्ट पर्सन की रिपोर्ट के अनुसार ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं, जेफ बेजोस, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है अमेजन का? वॉशिंगटन यूएस में। और इसके सीईओ कौन है? एंडी जेसी हैं। बाकी एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बैट्समैन चुना गया है? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। तो याद रखना, 21वीं सदी के सबसे महान टेस्ट बैट्समैन चुने गए हैं सचिन तेंदुलकर। जबकि सबसे महान टेस्ट गेंदबाज किसे चुना गया? मुथैया मुरलीधरन को, जो कि श्रीलंका के हैं। देखो, सचिन तेंदुलकर से कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाना चाहूं, जैसे कि अगर हम बात करें कि भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो सचिन तेंदुलकर थे। 2014 में मिला था इनको भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा भी था, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अभी किस भारतीय को शामिल किया गया था? एक भारतीय शामिल हुए थे जिनका नाम है वीनू माकंड। और इस तरह से टोटल 7 भारतीय बन जाते हैं जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। सचिन तेंदुलकर भी हॉल ऑफ फेम में शामिल है। कब शामिल किया था इन्हें? 2019 में। इस तरह से ये छठे भारतीय बने थे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। और आपको याद दिला दूं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। 1997-98 में मिला था इनको। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था अगर पूछेंगे तो? ये हमारे जो पहले ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद, उनको मिला था 1991-92 में। और विश्वनाथ आनंद का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? पिछले साल आई थी, याद रखना, माइंड मास्टर। अगर आपसे पूछा जाए वनडे मैच में पहला दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है, तो सचिन तेंदुलकर हैं। ये 2010 में कारनामा किया था इन्होंने। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे। अभी ये किसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे? पेटीएम फर्स्ट गेम्स के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी। ये याद रखना, ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, बुक वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए, द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर नाम की बुक को किसने लिखा है? ताहिरा कश्यप खुराना ने लिखा है। तो फिल्म निर्माता और लेखक हैं ये ताहिरा कश्यप खुराना, जिन्होंने अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। ये उनकी 5वीं किताब है, तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी ये ऑप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शरण कुमार लिम्बारे, 30वां सरस्वती सम्मान इनको मिला है इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे की बात करेंगे तो 31वां व्यास सम्मान इनको मिला इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा, 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था इन्हें उनके उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। तो ये नाम रट लो आप, बस ये याद कर लो इन्हें, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस ये कब मनाया गया? इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे। तो आंसर होगा 21 जून को। तो वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे ये हर साल जून संक्रांति पर दुनिया भर में मनाया जाता है, जो कि आमतौर पर 21 जून को ही होता है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? मानवतावाद के बारे में एक दार्शनिक जीवन के रूप में जागरूकता फैलाना और दुनिया में परिवर्तन को प्रभावित करना। देखो, इसी से कुछ डे आपको याद आते होंगे, जैसे कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवता दिवस, वो 19 अगस्त को होता है। एक ह्यूमन राइट डे भी आपने सुना होगा, जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह है वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे, जो 21 जून को मना रहे हैं। अच्छा देखिए, डेज को आप अच्छे से याद रख सको उनकी थीम के साथ, और ये कैसे होगा? बार बार आप उनका रिवीजन करो, उनका टेस्ट लगाओ। तो उसके लिए 2021 के जितने भी मंथ हैं, जनवरी से लेके मई तक, सारी क्विज आपकी अपडेट कर दी गई है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपकी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अगर आपने अभी तक उसे अपडेट नहीं करा तो कैसे करोगे? प्ले स्टोर पे जाना, क्रेक एग्जाम करंट अफेयर्स टाइप करना, वहां पे अपडेट आएगा, अपडेट कर लेना। एक्चुअली में अभी तक टाइम की कमी होने के कारण और पर्सन अवेलेबल न होने के कारण आपकी एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो पा रही थी। केवल डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ और क्विज ही आप वहां पे अवेलेबल हो पा रही थी। लेकिन अब से आपको सारी क्विज और जो भी पीडीएफ अभी तक मिलती आ रही थी वो सारी अवेलेबल होगी। तो अभी तो आपकी डेज की सारी क्विज अपडेट हो गई है लास्ट मंथ तक, तो वो लगा लेना अच्छे से। और बाकी जो क्विजेज है वो भी अब धीरे धीरे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी और वो आपको मिलती रहेगी डेली, चाहे वीकली हो गया, मंथली हो गया, स्टैटिक क्वेश्चंस की हो गई, जो भी है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। लेकिन क्या करना है आपको? आपकी एप्लीकेशन को अपडेट जरूर कर लेना,
वरना फिर आप कहोगे हमें तो मिल ही नहीं रही है। अपडेट जरूर कर लेना उसे। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बन गए, तो आंसर होगा इब्राहिम राइसी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज इसे शेयर जरूर कर दिया करें। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी व्हाट्सएप, जो भी फेसबुक ग्रुप हो गया, या जो भी आपका टेलीग्राम ग्रुप हो गया, अगर यूज करते हैं तो वहां पे इसे एक बार शेयर जरूर करा करें। आप नोटिस करेंगे वीडियो स्टार्ट होने के बाद बीच में मैं आपको कहीं पर भी रोकता नहीं हूं, कहीं पर भी रोक करके आपको लाइक करो, शेयर करो, इस तरह की बात नहीं करता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर ऐसा बोलता भी हूं तो बिल्कुल एंड में जा करके। तो प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाएं और इसे दिल से शेयर करें।